जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और अब हम सबसे पहले एंट्री पास करेंगे, फिर मैं आपके सवाल लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 269। जी बच्चों, सबसे पहले आपने लिखा 332 टोटल जो किया है, ठीक है। इसका तोड़ फोड़, इसका तोड़ फोड़ है ये 2 और 7, तो 332 में से 2/9 एक्सपेंस, तो इस जगह छोड़ दूं, ऊपर बाद में मैंने कुछ लिखना है, एक लाइन मैंने छोड़ दी। तो चल जी, एक्सपेंस जी 332 इंटू 2/9 कितना आता है? 73.8। उसके बाद ये 73.8 लिखने की कोशिश की। नेक्स्ट, और बाकी इंटेंजिबल एसेट में डालो 332 का 7/9, क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो चुका है। इंटेंजिबल बनाने पे ये सारे खर्चे हो रहे हैं, चाहे साइंसदानों को तनख्वाहें जा रही हैं, चाहे आपने कोई चीज़ें खरीद के लाई हैं तजर्बे के लिए, चाहे कोई कंसल्टेंट, उन बड़ा साइंसदान भी बिठाया हुआ है आपने उनके ऊपर कि इनसे काम करवा रहा है। ये सब खर्चे किस लिए हो रहे हैं? ताकि आपका इंटेंजिबल तैयार हो सके। ओके जी, 250। यार वैसे आप लोग कितने जालिम है ना, मैंने नोट किया अक्सर। हाँ ठीक है, एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट 332 से बताना है, तो यहां बता सकते हो 332 कैसे निकाला आपने, 3 चीजें को ऐड करके, ठीक है। उसके बाद आपका इक्विपमेंट जिदा रोला पाया तुसी, वो भी तो आपने यकम जनवरी 17 को खरीदा है, तो इस साल में खरीदा है ना, तो इस साल में खरीदा तो उसके खरीदने की एंट्री नहीं करोगे, तो उसके खरीदने की एंट्री करेंगे। यकम जनवरी 17 को इक्विपमेंट परचेजा 360 का आ गया था 360, मैंने इसलिए कहा एंट्री कर लूं, मुंशियों को तभी समझ आएगी। तो 360 की एंट्री हो गई। इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 360। अब कोई कट्टी एंट्री करना चाहे तो बेशक करे भाई, मैं तो हूं सादा सा बंदा, मैं तो परेशान हो जाता हूं ऐसी बातों से। कोई यहीं पे इक्विपमेंट भी घुसा आ रहा है और फिर मैं तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। छोटे लोग हैं, छोटा गोश्त खाते हैं, है जी। अच्छा, कोई दावत कर, मेन्यू बता रहा हूँ, दावत करे तो। अच्छा जी, यार मजाक कर रहे हो। अच्छा, आप लोग बता दीजिएगा मेन्यू, और क़यामत के दूसरे दिन वाला। अच्छा जी, उसके बाद जी अब मामला क्या है? अब कहानी वही है जो मैंने उस दिन करवाई थी आपको, कि सारा साल हमारा, साल बनाऊं या ज़बानी काम चलेगा? सारा साल हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ यकम जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 तक। कर दूं? समझ आ रही है? पहले 2 महीने कैपिटलाइजेशन नहीं चल रही थी इंटेंजिबल की, तो हर इंटेंजिबल पे होने वाला खर्चा एक्सपेंस में जा रहा था, तो ये डेप्रिसिएशन भी इक्विपमेंट की एक्सपेंस में जाएगी। फिर यकम मार्च से 30 सितंबर तक जो खर्चे भी इंटेंजिबल पे हुए वो कैपिटलाइज हुए, तो उस अरसे के अंदर की डेप्शन भी इस इक्विपमेंट की जो यूज हो रहा था कैपिटलाइज। और फिर उसके बाद इंटेंजिबल पे तो खर्चे होने बंद हो जाएंगे, लेकिन बना ही देता हूं, 1 मिनट ही लगना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इधर साइड से दिसंबर, ठीक है। अब मामला कुछ इस तरह से है जी कि यकम मार्च से, हाँ ये यकम मार्च से रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हुआ है, और ये ओहो सॉरी, इसमें तो हम ग्रीन लाइन लगाया करते थे ना, जो क्राइटेरिया मीट हो गया है, जो कैपिटलाइजेशन है ये, तो मार्च से मैं भूल गया, सॉरी, सितंबर तक ये ग्रीन लाइन जब चल रही है, तो जो भी खर्चे हो रहे हैं वो, एक तो वो हैं जो इंटेंजिबल पर हो रहे हैं, इंटेंजिबल बनाने पर सैलरी लग रही है, कंज्यूमेबल्स लग रहे हैं, कोई कंसल्टेंट को तनख्वाहें पैसे दे रहे हैं, ठीक है, फीसें दे रहे हैं। एक वो है जो इक्विपमेंट इस इंटेंजिबल में यूज हो रहा है, तो जितना ये ग्रीन लाइन वाला अरसा यूज हो रहा है वो कैपिटलाइज होगा। लेकिन इससे पहले ये 2 महीने रिसर्च टाइप चीज़ें चलती रही, तो एक्सपेंस आउट होंगे सारे खर्चे, तो डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस आउट होगी। अब यहाँ पे आकर इंटेंजिबल तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इंटेंजिबल पे तो मजीद कॉस्ट लगना वैसे ही बंद हो जाएगी, लेकिन आपका इक्विपमेंट तो आपके पास पड़ा है, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी बता रहे हैं वो, 5 साल।
वो इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल हुआ, अब साइड पे रख दिया, अगला प्रोजेक्ट शुरू होगा, ये फिर उस पर इस्तेमाल होगा, फिर उस पर, अब जितना अरसा ये प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल होगा उसमें जो कैपिटलाइज होगी इसकी डेप्रिसिएशन होगी, जो नहीं होगी वो डेप्रिसिएशन तो नहीं रुकती, डेप्रिसिएशन तो एसेट वेला भी पड़ा रहे तो चलती रहती है, तो वो कहाँ पे जाती है फिर एक्सपेंस में। इसका मतलब डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की 2 और 3 5 महीनों की जाएगी एक्सपेंस में, ठीक है, और 7 महीनों की जाएगी इंटेंजिबल की कॉस्ट में, ठीक है। तो इक्विपमेंट आ गया जी, तो अब इसकी डेप्रिसिएशन भी लाओ। तो एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इधर देखो जी, 360 डिवाइडेड बाय 5 साल है लाइफ, इनटू जनवरी फरवरी सितंबर अक्टूबर, नहीं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 5/12 जी 30। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट, बैलेंसिंग भी निकाल सकते थे लेकिन मैंने जरा मंथ्स दिखाने हैं, तो 360/5 इंटू मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कौन कौन से महीने हैं ये 7, समझ आ रही है अब जी जी 42, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से जी 72 से। और अब ये इंटेंजिबल भी तैयार हो गया है, जरा लब लो कहीं इसकी लाइफ गिवन है तो इसको भी अमोर्टाइज, अब इंटेंजिबल बन गया, अब इसने अमोर्टाइज होने अगले 2 महीने, ठीक है। यहां पर इंटेंजिबल तैयार हो गया ना। अगर मैं बात करूं इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जो है वो तो यहां से चली है, ठीक है ना जी, और चलती गई है, ये गाड़ी है, चलती का नाम क्या है गाड़ी, तो ये जनाब आपकी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जो चली यहाँ से, क्योंकि ये इक्विपमेंट हमारे पास साल के पहले दिन आ गया था तो पूरा साल रही, इसमें इक्विपमेंट की पहले 2 महीने की भी एक्सपेंस आउट हो गई और आखिरी 3 महीनों की भी एक्सपेंस आउट हो गई, ठीक है, और दरमियान वाली जो है वो इंटेंजिबल बन गई। ये तो है बात इक्विपमेंट की, लेकिन अगर हम बात करें ना इंटेंजिबल एसेट की, अमोर्टाइजेशन की, तो भाई इंटेंजिबल एसेट तो आया ही इस दिन है। अब ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये इसकी अमोर्टाइजेशन का जिक्र कर रहा हूँ, जो ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इसका आना है आखिरी के 3 महीने जब ये तैयार होकर चल पड़ा। तो वो कहता है टीएल एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट टिल विल बी 10 years, however TL has not charged any amortization। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट करेंगे। कॉस्ट हमने टोटल करनी है, जाकर एक नज़र डालें क्योंकि मैंने CWIP वाला काम करना छोड़ दिया हुआ, टाइम बचा लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो कॉस्ट टोटल आ जाएगी, उसको डिवाइड करेंगे 10 से, और ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर अमोर्टाइजेशन आ गई, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट करना है, तो इधर देखो ज़रा, इंटेंजिबल में 258 आया और 42 आ गया, तो 2 में लिख दूँ इस तरह से 258 प्लस 42, ये 300 बन गया, इसको डिवाइड किया और 3/12, आंसर इज, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ये दोनों अलग अलग एसेट्स हैं, नोट बने तो अलग अलग नोट होगा इनका, पीपी का अलग होगा, इंटेंजिबल का अलग अपना नोट होता है, ठीक है जी। तो 7.5 और 7.5। अब मुझसे पूछे सवाल जो बच्चे कह रहे थे यहाँ से, तो नहीं कि डांगा काट लेने दो, मैसेज हो गया तुम्हारा तो कर लो, जल्दी करो, नहीं करना चाहिए, चलो ठीक है। ये तो है जनाब वो जो होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन भाईजान मेहरबान कदरदान पानदान, वो कहता है टीएल कमेंस्ड फॉलोइंग डेट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड अप टू लॉन्चिंग एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड। वो हर चीज को ही क्या कर गए भाईजान, क्या कर गए भाई, ये 692 का 692 क्या कर गए, कैपिटलाइज कर गए, ठीक है। इसका मतलब रॉन्ग एंट्री क्या है, ये बेसिकली ओरिजिनल एंट्रीज थी, और
डन बाय अकाउंटेंट क्या है जी? डन बाय अकाउंटेंट वो कहता है जी ये कॉस्ट इनकर हुई 692 टोटल है ना, जो भी कॉस्ट इनकर हुई हैं उनको क्या कर दिया उन्होंने? कैपिटलाइज कर दिया है एज एन इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट कितने से? 92 है, 692 से। दूसरे बारे में खामोश है, दूसरे जिस इम्पैक्ट के बारे में खामोश उसे हमेशा सही अज्यूम करना है। और वैसे भी ये कैश की पेमेंट हो रही है दरअसल, ठीक है ना, ये कैश ही था। अलग अलग देखो तो 332 किया मैंने और 360 इनको टोटल कर तो वही है ना 692, ठीक है। तो कैश की एंट्री अकाउंटेंट नॉर्मली भूलता नहीं है, तो ये जनाब कैश क्रेडिट बस। और उसके अलावा भाईजान ने कोई अमोर्टाइजेशन भी चार्ज नहीं, ठीक है। अब एक तरीका होता है रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना, जो कि उसने मांगी नहीं है तो मैं नहीं करना चाह रहा, हालांकि आसान होगा, लेकिन मैं एक और तरीका, एक और काम आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसने हमसे क्या रिक्वायर किया है? वो कहता है ये तो हो गया ना, डेप्शन उन्होंने चार्ज नहीं की, हमने कर दी है। वो एक और पार्ट भी है, चलो डिटरमिन करो रिवाइज अमाउंट ऑफ टोटल एसेट लायबिलिटी और नेट प्रॉफिट। अब कहता है कोई एडजस्टमेंट ऊपर वाली पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। आप देख रहे हो कि जो चीज़ एसेट में जानी थी, कोई एक्सपेंस में जानी थी, उसने पकड़ के पता नहीं सारा कुछ ही इंटेंजिबल पीपीई का जिक्र ही कोई नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। तो बहरहाल गड़बड़े तो हैं, हम उनको सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम अब सवाल से उठाएंगे अनएडजस्टेड फिगर्स, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद हमने 1 बाय 1 चीज़ों को जो है वो ओरिजिनल और रॉन्ग से चेक करते जाना है, ठीक है। तो मेरा सोल्यूशन तो अब शुरू हुआ, ठीक है जी। अनएडजस्टेड फिगर्स कौन कौन सी गिवन है जी? टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज और प्रॉफिट, ये 3 फिगर्स मुझे गिवन है और अनएडजस्टेड है, इनको मैं क्या कर लूँगा? एडजस्ट। तो पहले सवाल से ये तो उठाएं, मिलियन में है सवाल, ऊपर लिख लेना, मेरे पास अब जगह नहीं है ऊपर, ठीक है। 2700, 1620 और 398। 2700, 1620, 398। अच्छा, अब पहले किसी एक चीज़ को पकड़ लो, जो सबसे पहले उसी को पकड़ लो, ठीक है। एंट्री तो मैंने करनी नहीं है, ठीक है। होना चाहिए था ये और ये हुआ पड़ा, ऐसे ही है ना। एक्सपेंस डेबिट होना था 74, डेबिट मतलब प्लस, एक्सपेंस का बढ़ना है ना। मैं यहाँ पर लिखूंगा भी एक्सपेंस ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आके एक छोटी सी वर्किंग ओपन की, फुट नोट टाइप इसके नीचे, और मैंने कहा एक्सपेंस को बढ़ना चाहिए था कितने से? 74 से। आगे बढ़ो, एक्सपेंस ही ढूंढो फिर। ये एक्सपेंस को बढ़ना चाहिए था 30 से। देखो देखो, मैंने डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये नाम ही लिखे, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ना, क्योंकि उसने मुझसे एंट्री नहीं मांगी थी, उसने तो मुझसे फिगर सही करने का बोला, और प्रॉफिट लिखा हुआ है, जो सा मर्जी एक्सपेंस है, जो सी मर्जी इनकम है, प्रॉफिट में तो इम्पैक्ट उनका वही जाना है ना, जो डेप्शन का भी इम्पैक्ट वही है, अमोर्टाइजेशन का भी वही है, एक्सपेंस जो है दोनों, ठीक है। तो मैंने नाम नहीं अलग लिखे थे, आप लिख भी सकते हैं। तो प्लस 30 और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, यानी एक्सपेंस को बढ़ाना था। एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस का बढ़ना, तो एक्सपेंस का बढ़ना एक और भी होना चाहिए था, कितने से? 7.5। तो इन टोटल एक्सपेंस का इम्पैक्ट क्या बनता है जी? ये मुझे स्टार्ट में लिखना चाहिए था एक्सपेंस, अब यहां पे लिख देता हूं। ये मैंने क्या किया जी, नंबर 1 पे एक्सपेंस का इम्पैक्ट निकाला, ठीक है जी। तो एक्सपेंस 111.5 से बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने तो एक्सपेंस कहीं पे देखा नहीं कि मैं एडजस्टमेंट डाल सकूं, बल्कि मेरे पास एडजस्टमेंट में क्या अवेलेबल है? प्रॉफिट। तो एक्सपेंस का बढ़ना
प्रॉफिट को बढ़ा देगा। जी, मुझे पता था कि तुम्हारी आंखें खुली हैं लेकिन तुम्हारा दिमाग सो रहा है बेटा। एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देता है, तो एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा। 111.5। इनकम एक्सपेंस मैंने सारे उठा लिए, ठीक है ना जी, था ही एक ये बस। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट। उसके बाद किसी को पकड़ लो, किसको पकड़ना है? हैं? इंटेंजिबल एसिड, ठीक है, इंटेंजिबल एसिड, एसिड ही कह लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एसिड डेबिट होना था 258 से, मैंने दूसरी एंट्री शुरू कर दी है जी एसिड के बारे में। एसिड्स है ना ऊपर भी, टोटल एसिड्स, ठीक है। तो एसिड डेबिट मतलब प्लस होना था 258 से। देखेंगे बाद में हुआ किससे, ये बाद में देखते हैं, ठीक है। और एसिड किधर गया, ये भी एसिड है, डेबिट होना चाहिए था 360 से, प्लस 360। एसिड डेबिट, ये तेज हो जाएगा काम अगर एक दो बार आप कर लेंगे तो। ये जरा आसान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कैलकुलेटर भी हो जाता है, काटते जाओ प्लस माइनस करते जाओ, लिख लो, लिख लेना बेहतर है, ठीक है जी। एसिड डेबिट होना चाहिए था 42 से, बस जी। असल में ना बस नहीं है, ये भी तो एक तरह का इम्पैक्ट ही होता है ना एसिड का, एसिड की कमी। अब बोलो ये तो वो है ना पीपी, ऐसा ही है, बोलो। यहाँ पे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ इक्विपमेंट, यानी कि एसिड की कमी है ये क्या है, एसिड की कमी है ये, तो इनको भी लिखो। एसिड 72 से क्रेडिट होना था, एसिड 7.5 से क्रेडिट होना था, यानी कम होना था। ओरिजिनल एंट्री ये कह रही है माइनस इज इक्वल टू, ये नेट करो इसका नेट, प्लस या माइनस, प्लस है, प्लस माइनस बोलोगे तो तब आगे चलूंगा। प्लस मतलब ये सारी ओरिजिनल एंट्री में इंपैक्ट क्या निकला, एसिड बढ़ना चाहिए था 580.5 से। रॉन्ग एंट्री को चाहती मैंने पहले भी मारी थी, आपको मैंने बोला कोई नहीं, वहां पे कोई एक्सपेंस था नहीं। ये असल में बात ऐसे है कि आपका 111.5 में इधर लिख रहा हूं प्लस, जरा ऐसे, आपका एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 111.5 से, रॉन्ग में आके देखा तो डेबिट नहीं हुआ था किसी भी चीज से, तो आपने कहा था ओके डेबिट करो इसको, यानी बढ़ाओ। इसका बढ़ना प्रॉफिट को कम कर गया था, असल कहानी ये थी। अब एसिड बढ़ना चाहिए था 580.5 से, रॉन्ग में आकर देखा तो बढ़ा हुआ है 692 से, प्लस। अब बताओ, बढ़ना चाहिए था 580 से, बढ़ गया 690 से, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा बढ़ गया है, तो सही करने के लिए क्या करोगे, तो माइनस कितना डिफरेंस लो। अब देखो ये 111 पॉइंट, सुभान अल्लाह, तो सेम आ गए। अब एसिड के अंदर क्या हो रहा है, कमी, एसिड्स में क्या हुआ, कमी, ऐसे ही है। तो टोटल एसिड्स आपने कम कर दिए, माइनस का साइन क्या लगाना, ऐसे लिखो 111.5, ठीक हो गया जी। और एंड पे क्या रह गया, क्रेडिट होना चाहिए था कैश 692 से, हो गया 692 से, इसलिए कुछ ना कीजिए, ठीक है। अब ये आपने थोड़ा सा बता देना है कि जी ये मैंने वर्किंग 1 में निकाल के दिखाया एग्जामिनर भाई, आपको ये वर्किंग छोटा फुट नोट जो बनाया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो बेशक, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 का इम्पैक्ट है। अब ये तो है सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसको पहले नोट कर लें, समझ लें। मेरा दिल है रेक्टिफाइंग एंट्री भी मैं कर देता हूँ, वो भी देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल इसको जरा देख लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। कैश नहीं रहता होता, रह जाता तो देखते,
रह जाता तो देखते, वैसे रहता नहीं है कैश। अकाउंटेंट कैश की एंट्री कैसे भूले, कैश हाथ से देता है ना वो, बाकी वो जो मर्जी कर दे, कैश की एंट्री वो कर दी सही करता है। बीकॉम वाला है। अच्छा जी, अब जर्नल एंट्री अगर हम करें तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा इंटेंजिबल वगैरह को और एसिड को। तरतीब से चलते हैं, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट होना था, अब ये तो जरा यूज करा दो ना मुझे। एक्सपेंस डेबिट होना था 111.5 से, यही करोगे ना यहां से देखकर। नहीं हुआ डेबिट तो क्या करोगे, यहीं पे कर दो रेक्टिफाइंग, आगे जगह नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्रीज जी, एक्सपेंस डेबिट करना था 600 ये 111.5 से, ये ओरिजिनल से हमने देख के निकाला था। रॉन्ग में देखा एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ तो आप कर लें डेबिट, आपको क्या डेथ पड़ी हुई है। 111.5 ठीक हो गया। नेक्स्ट इंटेंजिबल को पकड़ लो। अब जरा ध्यान से कैलकुलेटर पकड़ो, ठीक है। इंटेंजिबल को 258 से प्लस 42 से डेबिट होना चाहिए था और 7.5 से क्रेडिट होना चाहिए था। नेट करो जरा, 258 प्लस 42 माइनस 7.5, 290, ये 292.5 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन जब रॉन्ग में देखा तो 692 से डेबिट हो गया है, तो हमने कहा चल क्रेडिट करना पड़ेगा तुझे, तो हमने इंटेंजिबल को क्या किया, क्रेडिट। अब ये कैसे बना जरा देख लो। 258 मुश्किल काम है ये, वो आसान है जो करवाया है, खैर चले छोड़े। 258 प्लस 42 माइनस 7.5 नेट में किससे डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हो गया 690, तो 692 में से 292.5 माइनस करो, आंसर क्या आता है 309.5। अब इधर देखो, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये एक्सपेंस तो हो गया ना, मोटाइजेशन एक्सपेंस ले लिया था ना हमने वहां पे, ओ ठीक है, ये सारे हो चुके हैं, एक्सपेंसेस भी हो गए, इंटेंजिबल भी हो गए। क्या रह गया, इक्विपमेंट। क्या रह गया, इक्विपमेंट 360 से डेबिट और 72 से क्रेडिट। नेट करके बताओ डेबिट कितने से होना चाहिए था, 360 माइनस 72, हाँ, डेबिट होना चाहिए था 288 से, रॉन्ग में देखा तो डेबिट नहीं हुआ था, तो डेबिट कर लें 288 से इक्विपमेंट, ठीक है जी। इक्विपमेंट लिखना तो लिख लें, बेशक एंट्री बैलेंस होगी, देख लें। अब कैश क्रेडिट होना था, असल में पहले कांटे लगा दिया, मैं क्या कहूँ, स्टार ही लगा के निशानी लगा सकता हूँ ना, कोई एक काम है, मैंने असल में कांटे लगा दिए थे, ठीक है। तो कैश क्रेडिट होना चाहिए था, 692 से हो गया, इसलिए कुछ ना कीजिए। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री करके भी आपने अल्टीमेटली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो इसको फिर भी करना है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे तो आप कहोगे एक्सपेंस हो रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट, मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को देगा, कर देगा कम, तो ये प्रॉफिट हो गया कम, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इक्विपमेंट बढ़ रहा है, यानी एसेट बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। नेट करो तो एसेट नेट में 115.5 से कम ही हो रहा है ना, यहाँ पे कम कर लोगे, अलग अलग लिखना है अलग अलग लिख लोगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो या तो आप ये करो, रेकमेंडेड ये है, या आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों में और है, ठीक है। चलें आगे, क्या ये सवाल, ये पार्ट 6 नंबर का है, अभी आगे 4 नंबर बाकी हैं, वो भी ऐसे ही मजे के हैं। क्या हुआ, सारा टॉपिक, तकरीबन हर टॉपिक में ये करेक्शन करवाता है, सारा टॉपिक करके यस हुआ होता है, जब करेक्शन में जाते हैं तो थोड़ा सा हिलते जुलते हैं, लेकिन कोई नहीं, जब बार बार ये काम करेंगे इंशाल्लाह हर टॉपिक में, तो फिर तुहानू आदत हो जानी, ठीक है, तो कोई मसला नहीं।
जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी भाई, तब भी आपका जवाब वही आना है ना, आप जो मर्जी करें, मुझे ये पसंद आया मैंने ये किया। भाई मैं नहीं सुनना, अगर आपका जवाब सेम आ रहा है रिक्वायरमेंट वाला तो आप करें। हाँ क्लास के बाद मुझसे पूछना, मैं ये करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, पार्ट 2। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, a claim of 20 million was lodged by a customer for supplying defective units of a product in Satra. वैसे तो ये IS 37 के बाद करने वाला सवाल है, लेकिन इतनी सी बात ही IS 37 की वजह से है, तो इसकी एंट्री मैं कर दूंगा। समझ तो कोई नहीं आनी, थोड़ी बहुत बस गुजारा कर लेना, क्योंकि IS 1037 हम 10 से 12 दिन में करते हैं, जिसमें सबसे पहले यही वाली प्रोविजन रिकॉर्ड करने की बात हो रही होती है, जो प्रोविजंस की बात हो रही है यहाँ पे। तफसील से तो वहीं पे बात करेंगे बेटा। असल में तो मैं इस पार्ट के लिए आया हूँ क्योंकि ये आप लोगों को इंट्रो R1 में ये चीज़ें पढ़ी ही होती हैं, बस इसको यहाँ पे फिट कराना है, ठीक है। तो कहता है जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी थी हमारी, 2017 ही है ना हमारा साल, तो उसके बाद जनाब हमें एक नोटिस आया, एक क्लेम आया, एक ख़त आया अपने कस्टमर की तरफ से कि भाईजान आप मुझे 20 मिलियन हर्जाना पे करें। मैंने कहा क्या हुआ? तो आपने मुझे डिफेक्टिव यूनिट्स जो है वो सप्लाई कर दिए थे और मैंने वही आगे भेज दिया या वही अपनी चीज़ों में इस्तेमाल कर ली प्रोडक्ट में, और वही आगे मैंने बेची हैं, तो अब मेरी तो गुडविल भी बड़ी ख़राब होगी और क्लेम्स इतने आ गए आगे से, तो आपकी वजह से ये हुआ है सब, और आप मुझे 20 मिलियन पे करें, ठीक है। हमने भी फिर फ़ोन किया अपने वकील साहब को, काले कोट वाले भाई को, और बोला क्या लगता है ये केस है? उसने कहा तुझे नहीं बच दे, ये ऐसे अब आपने किया ना गड़बड़। तो अकॉर्डिंग टू टीएल्स लॉयर, चांस दैट क्लेम वुड सक्सीड, वी विल नॉट सक्सीड, क्लेम अगेंस्ट अस विल सक्सीड, इसका चांस कितना है? तो अब इस पे ना पूरी बहस है IS 37 के अंदर। IS 37 कहता है कि आप प्रोविजन रिकॉर्ड करें अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लीगल, जैसे ये लीगल ऑब्लिगेशन है ना कि क्लेम आपको उन्होंने फाइल कर दिया है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट इस केस में क्या है? सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। फिर फ्यूचर बेनिफिट, ये अब प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा, प्रोबेबल कहते हैं मोर देन 50% चांस को, 80% चांस है कि आउटफ्लो होगा, और रिलायबल एस्टीमेट आपके पास होना चाहिए। इस 20 मिलियन के बारे में वकील ने कुछ नहीं कहा, तो मतलब 20 मिलियन ही पूरे का पूरा हमें लगता है देना पड़ेगा। तो ये 3 शर्तें हैं, जब पूरी हो जाएं तो आप एंट्री पास कर लेते हैं एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 20 मिलियन से। अब ये आपको समझ कोई नहीं आना, उम्मीद बड़ी है, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि समझ आए, मैं तो सिर्फ इतनी कहानी कर रहा था कि जब आप उस टॉपिक में पहुँचोगे तो यही सारी बातें आपको खुद आती होंगी। फिलहाल तो मुझे सिर्फ एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट करने दो, क्योंकि मैंने अपने सवाल को पूरा करना है, तो उस पर इम्पैक्ट डाल लूँगा। ओके सही है। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, असल तो इसकी एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एक्सपेंस होता है ये लिटिगेशन को केस चल रहा होता है, तो इसकी एंट्री ये लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, बहुत सारी प्रोविजंस हैं, वो स्टैंडर्ड ही पूरा प्रोविजंस का है, ठीक है। तो उसमें ये सबसे बुनियादी यही पढ़ेंगे जाके जब पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे ज़रा माफ़ करके आपने यहाँ पर प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन का मतलब होता है लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी की जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो, लेकिन मैं बिल्कुल इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, छोड़ें इसको, हम डी ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है। सादा बात, ये एंट्री कर दें आप और सोचें ना कि क्यों कर रहे हैं। वैसे अगर इंट्रो में बैठे हुए बच्चे को समझाऊं तो मैं यूं कहूँगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस एक्सपेक्टेड है तो उसको आज ही बुक करो। तो बस ये आपको वकील साहब कह रहे हैं पायन फंस गए हो, पैसे देने पैने ने, तो आप एक्सपेंस डेबिट करके लाइबिलिटी क्रेडिट करो। नाम प्रोविजन क्यों है, इसको भी दफ़ा करो, ठीक है। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, बस लाइबिलिटी है, ओके। तो एक्सपेंस डेबिट जी पूरा 20 इसलिए क्योंकि उसने ये नहीं कहा, ये हो सकता था, ये उसी चैप्टर में जाके देखोगे, वो यूं कहेगा अकॉर्डिंग टू लायर क्लेम विल सक्सीड
चांस इज 80% एंड वी विल हैव टू पे लेट से 14 मिलियन वो लिख देता, तो फिर रिलायबल एस्टीमेट कौन सा जो वकील साहब ने बोला? नहीं किसी ने बताया, तो वो 20 का 20 ही, फिर वो कह तो रहा है क्लेम उन्होंने 20 का किया और वो कह रहा है क्लेम विल सक्सीड, इसका चांस 80%। ये सक्सेस का चांस होता है, ये अमाउंट का नहीं होता। अमाउंट तो 20 मिलियन है या फिर डिफरेंट होती तो वो बताता। ये उस टॉपिक में पता लगेगा ना, छोड़ दो इसको, बस छोड़ो इसको, समझो ये हिस्सा है ही नहीं, इसमें से एंट्री निकाल के साइड पे रख लो, ओके। और इसके साथ लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं, I-37 जब आप करोगे पहले 2 दिन बाद ही आप इस जैसे सवाल तो समझोगे कुछ नहीं, तो बहुत बड़े हो जाओगे उस वक्त, ठीक है। आगे बढ़ें। मैंने असल में आपको ये कराना था, जिसके लिए मैं इस पॉइंट में आया, क्योंकि ये आप इंट्रो R1 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। एट द ईयर एंड, अच्छा अब देखो, जाहिर सी बात है हमने डिफेक्टिव यूनिट्स सप्लाई किए हैं, तो वकील साहब कह रहे हैं ना भाई तुम फंस गए हो। तो सितम ज़रीफ़ी देखें किस्मत की कि ये ही नहीं है जो यूनिट्स हमने इस कस्टमर को दिए थे, हमने तो इंपोर्ट करा के पूरे वेयर हाउस भरे हुए अपने इसी माल से। मतलब ईयर एंड पे 800 यूनिट्स अभी भी इस प्रोडक्ट के हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं। मारे गए कि नहीं? सारी डिफेक्टिव लग रहे हैं। क्या कहते हैं आगे? हाँ हमें ये पड़े थे 1.5 लाख का एक यूनिट, हमने जो इंपोर्ट करवाए थे, तो ये एक वॉशिंग मशीन, ये एक स्विंग मशीन, ये जो भी एक आइटम है हमारी, ये 1.5 लाख हमें पर यूनिट पड़ी थी कॉस्ट। ऑल दीज यूनिट्स हैव सेम डिफेक्ट। किस्मत, सारों में यही डिफेक्ट है। चाइना से मंगवाए थे तो क्या हुआ? डिफेक्ट तो नहीं होने चाहिए थे। कहता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो हर यूनिट की क्या है, यानी हम 1.5 लाख का मंगा के 2 लाख का बेच देते थे, जायज़ सा मुनाफा रखा हुआ था। लेकिन 800 यूनिट्स भी पड़े हैं, वो जो तो डिफेक्टिव सप्लाई हो गए, उनके अगेंस्ट जो क्लेम आया वो तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो पड़े हुए हैं वो नहीं बेचेंगे, इसलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है ना? जी नहीं, करने की ज़रूरत है। गड़बड़ नज़र आ रही है तो अपनी इन्वेंट्री को NRV टेस्ट से गुजारो, NRV निकालो, अगर तो वो कॉस्ट से कम हुई तो अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन करके NRV पे लाओगे। ये भी एक लॉस है, एक एक्सपेंस है जिसको बुक करना है, और इसमें इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो ये एसेट और ये प्रॉफिट ये हिट होएगा इसमें से। तो देखते हैं आगे सवाल पढ़ के, ठीक है। यार इसको फिर कभी ओपन कर लेंगे, अभी तो छुपा देना। चलें जी, अब आगे पढ़ें आप, तब तक मैं ज़रा जगह खाली करूं आपके लिए सवाल की। उठ जाओ भाई, अलार्म बज गया। काफ़ी है। अच्छा जी, अब पड़ गई ना मुसीबत, 800 यूनिट्स पड़े हैं और उन सब में भी यही मसाला है। नॉर्मली तो 200 के बिकते हैं, लेकिन ऑल दीज यूनिट्स, वो तो हो गया, हैव द सेम डिफेक्ट। कहता है TL हैज़ ऑलरेडी कमिटेड टू सेल 300 यूनिट्स टू जमाल। अब ये जो कमिटमेंट होती है ना, इससे हम पीछे नहीं हटते, ये गुडविल ख़राब करती है। ज़बान होगी तो बस, और कारोबार में क्या है, आपके ऊपर एतबार लोगों का, तो जो कमिटमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपने 300 का तो कमिट कर लिया हुआ है, और उसकी प्राइस भी आपने क्या रखी हुई है, 220,000 पर यूनिट, ठीक है। उनको कहीं से ये इकट्ठे 300 यूनिट नहीं मिलते होंगे, तो उन्होंने यहाँ से मांगे होंगे, तो हमने महंगे दे दिए होंगे, जिसका जहाँ हाथ पड़े। नॉर्मली तो 300 के बिकते थे, पर हमने 320 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन एक दूसरे मसले में भी तो फंस गए हैं अब, अगर वो डिफेक्टिव हैं तो हम भी पीछे नहीं हट सकते जमाल के इस कॉन्ट्रैक्ट से, हमें उसको चाहे डिफेक्ट रिमूव करके भी बेचना पड़े, हमें वो सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आगे कहता है TL हैज़ एस्टिमेटेड दैट 80,000 पर यूनिट वुड बी इनकर्ड टू रिमूव द अबव डिफेक्ट। तो लेने के देने ना पड़ गए,
हमने 1.5 लाख का खरीदा था, हैं? क्या बोले, 1.5 लाख का खरीदा था, 2 लाख का बेचना था, हमने अपनी गंदा लालच किया ना, 2,20,000 का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो तो डिफेक्टिव निकला है। अब बनना था प्रॉफिट तो अपना 70,000 का, इससे उल्टा 80,000 का खर्चा करना पड़ेगा उसको, लेकिन अब करना पड़ेगा, ये हम कमिट कर चुके हैं। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम उसको रिपेयर करें और रिपेयर करके डिफेक्ट रिमूव करके जमाल को हम भेजें। यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 130 इन, हाँ जो बाकी हैं उनको आप फिर देखोगे ऑप्शन के तौर पर कि हम इसको रिपेयर करके और 2 लाख का बेचें, वैसे नज़र आ रहा है कि नहीं, या इनको एज इट इज़ बेच दें। पर जमाल वाले नहीं, उनको तो कमाल कर दिया आपने, जमाल ने तो कमाल कर दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उसको तो हमने डिफेक्ट रिमूव करके ही देने हैं। इसका मतलब असल में ना आपको मैं इन 200 यूनिट जो यूनिट्स चले गए थे और ये जो एक्सपेंस है इसकी तो वहाँ पे एंट्री कर लेंगे, इसका तो मसला ही नहीं है। असल लड़ाई है इन 800 यूनिट्स की, जिनमें IS2 वाला कॉन्सेप्ट है जो आप इंट्रो R1 में पढ़ लेते हैं, इंट्रो में पढ़ते हैं बेसिकली, तो ठीक है, वो आपको मैंने यहाँ पढ़ाना था, ठीक है। लेकिन आप CMA के अंदर पढ़ के आए होंगे ये वाली बात कि अगर NRV निकालनी हो आपने, 2 ऑप्शंस हो आपके पास। मिसाल के तौर पे आपके पास एक चीज़ पड़ी है, डिफेक्टिव हो गई, एज इट इज़ बेचो तो 100 रुपये का 1 यूनिट बिकता है, रिपेयर करके बेचो तो नेट में आपको 90 रुपये बचते हैं, तो पागल हो, रिपेयर करके बेचोगे, ऐसे ही बेच दोगे। या आपके पास एक डिफेक्टिव यूनिट पड़ा है, आज बेचते हो एज इट इज़ उस डिफेक्टिव यूनिट को, तो 90 का बिकता है, रिपेयर करो तो 110 का बिक जाएगा, तो पागल हो, ऐसे ही बेचोगे, थोड़ा रिपेयर कर लो, नेट में आपको 110 मिल जाने, बच जाने, थोड़ा इंक्रीमेंट। तो जब कभी NRV की कैलकुलेशन हो और 2 अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ जाएं आपके पास, तो फिर हायर को सिलेक्ट करना है आपने, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये CMA के अंदर बंदा पड़ता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब 800 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। 800 यूनिट्स में से एक जमाल वाले हैं और एक कमाल वाले हैं, मतलब किसी वाले नहीं है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जमाल वाले, दही वाले हैं, जमाल वाले। तो जमाल वाले जो है ना जी, जमाल वाले वो कितने यूनिट्स हैं? अब इन 300 यूनिट्स के बारे में जी क्या हुक्म है आपका, इनको चेक करना है। अच्छा, NRV टेस्ट कैसे लगता है? NRV टेस्ट, NRV टेस्ट कैसे लगेगा? हमने कॉस्ट इनकी निकालनी है और हमने इनकी NRV भी निकालनी है, और जो लोअर होगा वही उसको उसकी वैल्यू बनेगी, ऐसे ही है। तो हम आए हमने यहाँ पर लिखी कॉस्ट। अब मुझे बताओ ये जो 300 यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट क्या पड़ी थी आपको? 150 रुपये का, 1000 में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 150 रुपये का 1 यूनिट आपने ख़रीदा था, ये दीज वर परचेज, यानी कि इनकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी? 150 पर यूनिट। तो एक की अगर 150 है तो 300 की कितनी होगी? 45 मिलियन कर लें, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद जी आपके पास इसकी NRV आपने भी निकालनी है, बल्कि इसका यूं कर लेते हैं, हम इसको वर्किंग में ही नीचे जाके निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगी NRV, कॉस्ट और NRV से जो लोअर होगा उसको हम, बल्कि हम इन दोनों को कंपेयर करके, हमने इन्वेंट्री तो रिकॉर्ड करनी नहीं है, NRV लॉस रिकॉर्ड करना है ना, हम NRV लॉस ले लेंगे, ठीक है। अब वर्किंग नंबर 1, लो जी जगह कट गई जी, लो जी कट गई जगह, लो जी कट, लो जी ऐ नहीं जे बचता, लो जी और ले जाओ। अच्छा जी, अब वर्किंग 1 में आपने NRV ऑफ जमाल वाले यूनिट्स निकालनी है, NRV ऑफ। अब NRV का फॉर्मूला शायद थोड़ा बहुत याद हो, जिनको भूला है उन्हीं के लिए तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये 130 है गालिबन, नहीं, जमाल वालों की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 220 पर यूनिट। अच्छा, इसमें से लेस करते होते हैं हम, कोई सेलिंग कॉस्ट हो, कोई रिपेयर कॉस्ट हो, या इनकम्प्लीट है तो कॉस्ट टू कंप्लीट हो। हमारे सवाल में सिर्फ रिपेयर कॉस्ट आ रही है, ठीक है।
तो हमने, मैं तो कहता हूँ ऊपर 45 मिलियन टोटल आ गया ना, यहीं पे टोटल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है, इधर देखो टोटली कर लो, 300 इंटू 220 कितने मिलियन। लेकिन भाईजान रिपेयर करना पड़ेगा, तो लेस कर दोगे इसमें से एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट को, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, लेस। अब हर यूनिट को एट अ कॉस्ट ऑफ 80 गालिबन उसने बोला था 80,000 है ना, 80,000 पर उसको जो है वो रिपेयर करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, तो लेनी दी देनी पड़ेगी कितना, लो जी एनआरवी लॉस है, बिल्कुल है। कितना है जी, 45 से 42 पर लाएंगे तो 3 मिलियन का एनआरवी लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई, बाकी भी तो हैं जो जमाल वाले नहीं हैं, वो भी तो यूनिट्स ही हैं, ठीक है। और वो हैं भी बड़े मज़े के, बकाया वाले, बाकी के बकाया वाले। घड़ी देखते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, हैं बेशरम आदमी। बकाया वाले कितने यूनिट्स हैं जी, अब इनकी भी कॉस्ट पहले निकालें। अभी कॉस्ट तो सेम होती है ना, अब बोलो, तो 500 यूनिट्स हैं इंटू 150 पर यूनिट है, तो 75 मिलियन इन यूनिट्स की कॉस्ट है। अब इनकी भी हम निकालना चाह रहे हैं यखनी, आई मीन एनआरवी। तो एनआरवी के लिए वर्किंग नंबर 2 अब करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और वो वर्किंग 2 जो है उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। वो इस केस में इसलिए सिर्फ आए क्योंकि जमाल वाले में ये कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि एज इट इज़ वो केस कर देगा पाए ना, वो और लेने की देनी पड़ जाएगी, ठीक है। आसान है, आसान है काम या मुश्किल है, बहुत आसान काम है। अब चीज़ें असल में कुछ चीज़ें नहीं अब होती नहीं है, अब अकाउंटिंग में चीज़ें तो वही हैं, अब एनआरवी तो वही रहना है ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट तो वही है, तो बस आप तड़के लगाते जा रहे हैं। तो वर्किंग 2 जो है उसमें हम क्या करेंगे जी, एनआरवी ऑफ बकाया के 500 यूनिट्स, या बकाया और जमाल वाले तो आपके लिए लिखा है, वरना बस इतना लिख देना आपने, ठीक है। तो एनआरवी ऑफ 500 यूनिट्स जो है, अब उसमें ओ कौन सा सफ़ा था, ये अच्छा जी, एनआरवी ऑफ 500 यूनिट्स निकाल रहे थे अच्छे वाले हम। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, अच्छा अब देखें इसमें ना 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो जो हायर वाला होगा ना हमने वो सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन 1, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कौन सा लोगे, ऑप्शन 1, रिपेयर के बाद बेचना है, ठीक है। अच्छा अगर रिपेयर के बाद बेचेंगे तो 220 का बिकेगा, वो जमाल को बिकना है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी थी, 200, तो अगर रिपेयर कर लिया हमने तो 1 यूनिट कितने का बिकेगा, 200 का। तो टोटल है 60 मिलियन, ठीक है जी। लेकिन जाहिर सी बात है रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, 500 है, अच्छा सॉरी आई एम सॉरी जी, 500 जी, 100 रिपेयर कॉस्ट इन 500 यूनिट्स की कितनी होगी, 80 के हिसाब से। रिपेयर कॉस्ट आनी यार, अगे तो चलन दो, पहले पिछले गलती कर बैठा जी, 40। तो नेट में आपको क्या बचना है, यानी अगर आप रिपेयर करके बेचें, ऑप्शन 1 ये ए कह लूँ इसको, तो आपको 60 मिलियन नेट में बचेंगे। जबकि ऑप्शन 2 क्या कहता है जी, एज इट इज़ बेच दें। अगर एज इट इज़ बेचें तो फिर सिर्फ आपको सेल प्राइस ही मिलनी है ना, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 500 यूनिट्स की ओनली 130। इसी करंट कंडीशन में बेच दो इनको, तो 130 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 65 जो है ये ऑप्शन बी आ गया आपका, सही है। अब
आपकी एनआरवी क्या होगी, हायर ऑफ ए और बी, जो कि कितना है जी, सीएमए लग रहा है, तो 65 आपका एनआरवी आ गया, ठीक है जी। तो 65 मिलियन मैक्सिमम यही आपको मिल सकता है, जो मर्जी कर लें, तो फिर 10 मिलियन का एनआरवी लॉस आ गया। अब टोटल आपका एनआरवी लॉस कितना हो गया जी, 3 जमा 10, इस 13 मिलियन रुपए के एनआरवी लॉस की एंट्री करते होते हैं हम। एनआरवी लॉस इज जस्ट लाइक नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाना है इसको, तो इसकी एंट्री हुआ करती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 13 मिलियन। ठीक है जी। अब दो चीजें हैं जनाब, दो चीजें हैं। अच्छा, एक ख्याल आया वैसे ही, एक इक्विपमेंट को देखकर, आप यहाँ पे इक्विपमेंट को मैंने कहा ना अलग भी ले सकते हैं, वो प्लस माइनस करते हुए अलग ले सकते थे, कोई मसला नहीं है, आपने अल्टीमेटली बस इस नतीजे पे पहुंचना होता है, तो प्लस माइनस जैसे मर्जी कर लें। ओके, अच्छा क्या हुआ है जी, रेक्टिफाइंग एंट्री में कर दी वैसे तो, क्या हुआ है जी, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस एक बढ़ा, कितने से, 13 मिलियन से, तो 13 मिलियन से एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ इन्वेंट्री क्या हो रही है, इन्वेंट्री कम हुई तो ये कम हो गया। लेकिन एक छोटा सा मसला और भी था, वो जो आपको समझ नहीं आया, पर एंट्री तो कर दी है ना, उसमें क्या हो रहा है जी, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस ये पहले लिखना चाहिए था, चलो खैर अब माजरत, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, और दूसरी तरफ ये एक्सपेंस बढ़ा है तो कैश नहीं पे हुआ, लायबिलिटी रेज किया हमने, तो लायबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट 2 का असर है, और ये भी एडजस्टमेंट 2 का ही असर है, तो ये मैं कह रहा हूँ आप एसेट वाले को भी अलग कर लेते तो कुछ नहीं होना था, खैर है कोई फर्क नहीं। ठीक है, लो जी, क्वेश्चन आपका इख्तिताम पजीर होता है जी, बताएं जी, एडजस्टेड एसिड की एडजस्टेड फिगर क्या आ गई, 2575.5, 2575.5, नेक्स्ट 1600, 1640 है सर। ओके स्टूडेंट जी, फिर 253.5 स्टूडेंट, तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिवाइज्ड अमाउंट, रिवाइज्ड अमाउंट लिख लो, एडजस्टेड अमाउंट लिख लो, ये सवाल ने हमसे रिक्वायर किया, तो ये सोल्यूशन आ। कैसा लगा सवाल, था ना मजे का। अच्छा जी, अब कोई एक आधा सवाल दिल करा था होमवर्क में देता यार। वैसे ये देखो, आप अपना लेवल चेक करो, ये तो एक कंसोलिडेशन के बाद होगा, ये वाला तो आफ्टर कंसोलिडेशन करेंगे हम, पहले नहीं, आफ्टर कंसोलिडेशन, इसके साथ लिख लो, ठीक है। और आप अपना लेवल चेक करने लगे हो जी कि आपने मार्च 24 का 9 नंबर का सवाल है, वो आपने आज नियत कर ली है कि बगैर सोल्यूशन देखे हम होमवर्क में करेंगे, और जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो अश कर उठेंगे, IS 38 तो तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो आपका 21 होमवर्क में है, मैं तस्वीर खिंचवाता हूँ, पहले तस्वीर खिंच लो, तुसी ए लो, तुसी तस्वीर खिंच लो पहले, एलो 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 एलो। खत्म हो गया सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट ख़त्म भी हो गया, अब बस वहाँ अलैना इल्ल बलाग करने लगे हैं। जुम्मे तो कल है ना, खैर तो लगना ही है यार, शेर दा बंदा बोल रहा होंदा है। इन्ना कुछ इजाज़त दो कि हम रोज़ा थोड़ा जिहा लग तो ले, मतलब तुसीं ये इजाज़त ही नहीं दे रहे कि रोज़ा भी ना लगे। अच्छा जी, चल रहे थे ऊपर। कौन सा सवाल होमवर्क में दे के आ रहा हूँ अभी? 21। 9 × 1.8 करके करना इंसाफ से, नोट बनाना है। मैंने नहीं पढ़ा, देखी जासी। 19 करवा दिया आपको, 18 हो गया, 17 इज डन। ओके है, मैंने ओके लिख दिया है, फिर ये ना कहना हमें खबर ना हुई। ये इंशाल्लाह कल इस पे भी ओके लिखा जाना है। 16, 15 आफ्टर कंसोलिडेशन, लिखते जाए ना। छोड़ें इसको, ये भी अभी पेंडिंग है, इसमें रीवैल्यूएशन मॉडल की बात है, मैंने अभी नहीं करवाना, अभी आजकल में, देखते हैं किसी वक्त भी हो सकता है। यार बड़ा अच्छा सवाल है काबिल वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको इम्पेयरमेंट से भी गुजारना पड़ रहा है एसेट को, और वो इम्पेयरमेंट जो IAS 36 FR1 में पढ़ के आए, और ज़्यादा इजी नहीं लेना, IAS 23 भी उसने मिक्स कर दिया है। वैसे मसले की बात नहीं, IAS 12 के अंदर हमने IAS 23 रिवाइज़ करना ही होता है, वहाँ पे जाके हम करते ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन देखें आप क्या क्या मसाइल हैं, और पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि अल्लाह खैर करेंगे, अगर ये 2 सवाल भी होमवर्क में हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। क्या होगा, मैक्सिमम ये सवाल नहीं होगा, पर अभी तो वक्त है, अभी तो वक्त है अपने आप को संवारने का, मुझसे पूछने का। ये ना हो कि पहली बार पर्चे में ऐसा सरप्राइज़ मिले। भाई IAS 23 आपने पढ़ा हुआ, IAS 36 आपने पढ़ा हुआ, भला मिक्स करना आता है या नहीं आता? जैसे IAS 23 हमने पढ़ा था, तो हमने उस वक्त पढ़ा था IAS 16 वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो होता था वो हमारा क्वालिफाइंग एसिड बनता था। तो क्या इंटेंजिबल नहीं क्वालिफाइंग एसिड बन सकता? 6-6 8-8 महीने तक कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, इसकी प्रोग्रेस बन रहा होता है, इंटरनली जनरेट हो रहा होता है, तो क्या ये आपका क्वालिफाइंग एसिड नहीं बन सकता? तो अब हो गया ऐसा, पर्चे में आ गया सवाल, अब कुछ तो करेंगे ना, ये समझ के आपने इस सवाल को करना है बस, और कोई होमवर्क नहीं। वैसे थ्योरी मैंने पढ़ने के लिए होमवर्क में देनी थी, लेकिन वो अब इसलिए नहीं दे रहा कि दूसरा सवाल आपको होमवर्क में दे बैठा हूँ, ठीक है? ओके, ये वैसे तो कंसोलिडेट, ये भी आफ्टर कंसोलिडेशन होना चाहिए, लेकिन ये मैं करवा दूंगा आपको किसी भी दिन। उसके बाद ओके है, 7 6 ओके है। काफ़ी काम कर गए हो यार आप लोग बातों बातों में। IAS 40 शुरू करने के बिल्कुल लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा चलो मैं खुद पढ़ाऊंगा, फिर आप कहोगे हौली हौली वधी जा रहा है कच्ची लस्सी की तरह। 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं, कौन कौन से? पास पेपर 10 और पास पेपर, और इनके लिए आपके पास 9 × 1.8 और 10 × 1.8 करें तो ये आपके मिला जुला के को 45 मिनट्स में दोनों हो जाने चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। लग रहे हैं तो किबला दुरुस्त करें अपना, ठीक है किबला? अल्लाह हाफिज़।